दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए के रिगार्डिंग होगा। गांव में कोई बंदा है जो काफी अमीर है, उससे आपने लोन लिया। ये इनफॉर्मल चैनल हुआ आपके लोन का। हमने इतने सारे काम किए हैं। वी हैव एस्टेब्लिश्ड बैंक्स अक्रॉस द कंट्री। हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए हमने, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड ऑल। जो बैंक सोच रहा था कि वहां से कमाई आएगी, विद इंटरेस्ट आएगी, कमाने का मौका मिलेगा। इंटरेस्ट तो छोड़ो, वो पैसा ही नहीं वापस आ रहा हमारे पास। यहाँ पर हमारी दो तरह की क्रॉप्स आती हैं। एक होती है शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स, जैसे जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने वाली क्रॉप्स होती है ना, वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स उनको हम बोलते हैं। अब बोरोवर की कोई लायबिलिटी नहीं है, बोरोवर की कोई लायबिलिटी नहीं है पैसा वापस करने की। क्यों नहीं है लायबिलिटी? क्योंकि भाई जब कर्जा माफ कर दिया तो कहां से लायबिलिटी बनी। और हमने तो ये सोच के क्लासिफाई किया था एसेट के अंदर कि वहां से पैसा आएगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी कमाई का साधन होगा। कमाई का साधन तो छोड़ो, ये तो उल्टा नुकसान का कारण बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए के रिगार्डिंग होगा। आखिर एनपीए का मीनिंग क्या होता है, किस किस प्रकार के एनपीए हमें देखने को मिलते हैं, कब हम एक लोन को एनपीए घोषित करते हैं, एंड साथ ही साथ हमारी आरबीआई के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किस किस प्रकार के स्टेप्स लिए गए हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दीज एनपीएस। ये सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बहुत बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप लोग जानते होंगे क्रेडिट के बारे में, है ना। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक किसी को लोन देता है, राइट, तो हम बोल देते हैं कि बैंक ने क्रेडिट पे उसको पैसा दिया है। अब ये जो लोन देने का प्रोसेस होता है ना, ये फॉर्मल भी हो सकता है और ये इनफॉर्मल भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय दीज टर्म्स सर? फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होगा कि किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से वो लोन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर बैंकों से लोन लिया, वो आपका फॉर्मल सेटअप में आ जाएगा, वो फॉर्मल टाइप ऑफ क्रेडिट आपको देखने को मिलेगा। इनफॉर्मल का मतलब होता है जैसे आप लोग शाहूकार से, मनी लेंडर से, ठीक है ना, इनसे अगर आप लोन लेते हो, ठीक है, कि आपके गांव में कोई बंदा है जो काफी अमीर है, उससे आपने लोन लिया, ये इनफॉर्मल चैनल हुआ आपके लोन का। अब नोटिस करने को यह मिलता है कि खासकर अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं यहां पे, तो आपको क्या लगता है कहां से ज्यादा लोन आता होगा, फॉर्मल से या इनफॉर्मल से? द आंसर इज फॉर्मल से ज्यादा लोन आता है। कई बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होगा कि सर इनफॉर्मल से होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमने इतने सारे काम किए हैं। वी हैव एस्टेब्लिश्ड बैंक्स अक्रॉस द कंट्री। हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए हमने, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड ऑल। एंड जिस वजह से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम आज के समय हमारे देश भर में देखने को मिलता है। बट तब भी अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि फॉर्मल का अभी भी जो आपका कवरेज है वो लगभग 75 to 80% के बीच में ही है। खासकर एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर लोन्स मोस्टली फॉर्मल से आते हैं 75 to 80, पर अभी भी 20 से 25% ऐसे लोन्स होंगे जो इनफॉर्मल सेटअप से हमें देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट है सर, इतना कुछ करने के बाद भी हमारे पास अभी भी कुछ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। और जबकि आप लोग जानते होंगे कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, राइट। अगर आपने लोन लेना होता है बैंक से वर्सेस आप लोन लेते हो एक मनी लेंडर से, तो क्लियरली हमें पता है कि मनी लेंडर बहुत महंगे रेट पे आपको लोन देता है। 30% सालाना, 40% सालाना, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। बैंकों से तो कंपैरेटिवली सस्ते, बैंकों में कंपैरेटिवली सस्ते मिल जाता है, पर इनफॉर्मल सेटअप के अंदर तो बहुत महंगे मिलता है। पर पॉइंट पता क्या है कि यहां पर जो लोन मिलता है ना इनफॉर्मल में, वो काफी बार आपको बिना कोलैटरल के हो सकता है मिल जाए। मतलब मैं हर केस की बात नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं कोलैटरल हो सकता है, कईयों में रिक्वायर्ड हो, कईयों में नहीं भी रिक्वायर्ड हो सकता। कईयों में हो सकता है कि यहां पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होती है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो प्रोसेसेस होते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि अगर आप बैंकों में जाओगे वो 100 तरह के कागज आपसे मांगते हैं। जो मनी लेंडर के पास जाओगे वो शायद उतने कागज आपसे नहीं मांगेगा और आपको तुरंत या जल्दी लोन मिल जाएगा। बैंकों के केस में या फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये एक थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि टाइम टेकिंग कई बार ये प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि उनको पूरा का पूरा ड्यू डिलिजेंस उनको यहां पे करना होता है। ठीक है, ये तो बात हुई कि आखिर लोन होता क्या है। देखो, आप लोगों को लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं ना एक बैंक के पर्सपेक्टिव से, एक बैंक के लिए लोन क्या होता है, आप मुझे बताओ।
अगर एक बैंक ने किसी को लोन दिया, क्या वो बैंक के लिए एसेट हुआ या बैंक के लिए लायबिलिटी हुआ? ये 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। जरा सोच के बताओ, अगर बैंक किसी को लोन देता है तो क्या वो बैंक के लिए एसेट है या लायबिलिटी? आंसर इज वेरी क्लियर, ये एक बैंक के लिए एसेट होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने अपना पैसा किसी को उधार पे दिया है एंड बैंक को उम्मीद ये है कि वहां से वो काफी इंटरेस्ट, कुछ पैसा कमाएगा। तो ये जो चीज जिसके ऊपर हमारी ओनरशिप होती है और जो हमें फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम लेके आ सकती है, वो एसेट कहलाता है। तो बैंक के लिए लोन देना क्या हुआ? सर बैंक के लिए लोन देना तो एसेट ही हुआ, क्योंकि बैंक ये सोच के चल रहा है, बैंक ये सोच के चल रहा है कि हम इनको लोन दे रहे हैं तो हमें यहां पे कमाई होगी। ओके, पर मान लो हमने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, हम मतलब बैंक ने किसी को लोन दे दिया, बट उस बंदे ने पैसा नहीं लौटाया, उस बंदे ने पैसा वापस नहीं किया, तो क्या ये एसेट काम कर रहा है? इस एसेट ने काम करना बंद कर दिया है। जो बैंक सोच रहा था कि वहां से कमाई आएगी, विद इंटरेस्ट आएगी, कमाने का मौका मिलेगा, वो इंटरेस्ट तो छोड़ो, वो पैसा ही नहीं वापस आ रहा हमारे पास। तो हमारा जो एसेट था अब वो परफॉर्म करना बंद कर चुका है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या? वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वी कॉल दिस एज व्हाट? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। समझे कि एनपीए मतलब क्या हुआ? ये एसेट ही है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक ने लोन दिया था किसी को, पर उस एसेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया। दैट इज व्हाई द टर्म इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये बात तो सर क्लियर हुई हमें एनपीए का मतलब, कि बैंकों ने लोन दिया पर वो लोन वापस नहीं आ रहा। पर पॉइंट आ रहा है कि कितने टर्म के बाद बोलेंगे, कितने टाइम के बाद हम ये बात बोल सकते हैं कि ये लोन हमारा एनपीए है। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के दिमाग के अंदर। अब प्लीज सुनना मेरी बात, प्लीज सुनना। एनपीए की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। व्हेन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट remains overdue for a period of 90 days or more. ये लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्या लाइन बोल रही है? When the principal or interest remains overdue for a period of 90 days or more. 90 या 90 दिनों से ज्यादा के लिए अगर आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया है, उस केस में उसको एनपीए बोलेंगे। सर क्या हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं? बिल्कुल, एग्जांपल से समझेंगे। देखो, जैसे मान लो आपको मैंने कहा था कि लेट से आपको 31 जनवरी, ठीक है, आपको मैंने कहा था कि आपका 31 जनवरी तक पेमेंट है, ठीक है, 31 जनवरी तक आपकी ड्यू डेट थी, यहां तक आपको पेमेंट करनी थी, पर सर आपने नहीं करी 31 जनवरी को, मतलब उससे पहले या 31 जनवरी तक आपने नहीं करी, तो क्या 1 फरवरी को एनपीए बन जाएगा? आंसर इज नो। 31 जनवरी होने के बाद आप 90 दिन बीत जाने का वेट करेंगे। 90 दिन आगे तक देखो कि 90 दिन कहां पे होते हैं। फरवरी हो गया, मार्च हो गया, ऑलमोस्ट अप्रैल एंड है, ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रैल एंड जब होगा तो हम मान के चलेंगे कि 90 दिन यहां पे बीत चुके हैं। 90 दिन हो जाने के बाद भी आपका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अभी भी ओवरड्यू रहा है। इसके बाद यहां पे 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स यहां पे इसको हम लोग एनपीए घोषित कर देंगे। इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो क्या सर 31 जनवरी और 30 अप्रैल के बीच में एनपीए नहीं था? नहीं, उसके बीच में एनपीए नहीं था। हां, आपकी बात से सहमत हूं, पैसा आया नहीं है वापस, पर अभी भाई 90 दिन भी नहीं हुए। 90 दिन से ज्यादा हो जाएगा तब जाके उसको एनपीए घोषित करेंगे। अभी ये बीच वाला समय हम उसको एनपीए नहीं बोलते, इस बात को ध्यान रखेंगे। पर देखो यार, एक बात अंडरस्टैंड करो, अचानक क्या होगा? 30 अप्रैल को आपको याद आएगा, ओ हो एनपीए बन गया अचानक से। क्या तब तक बस ऐसे मुंह देख के, मतलब मुंह देखते रहें, क्या बैठे रहें? नहीं, यहां पर आरबीआई ने बोला है कि आपको पहले ही उनको क्लासिफाई करना है, नॉट एज एनपीए। उनके लिए स्पेशल अकाउंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। होता पता क्या है? अगर मान लो आपका इंटरेस्ट ओवरड्यू है फॉर 0 to 30 डेज या 1 to 30 डेज,
1 से 30 दिनों के लिए आपका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ओवरड्यू है, एनपीए नहीं बना, एनपीए तो यहां पे जाके बनेगा, 1 से 30 डेज के लिए ओवरड्यू होगा, इसको हम बोलते हैं एसएमए 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। ठीक है, अब इससे पता क्या होगा, इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार इसने ना, बंदे ने पैसा नहीं दिया अभी तक। ये जो एसएमए 0 वाले अकाउंट्स है ना, इन्होंने अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। 90 दिन का इंतजार मत करो कि हाँ एनपीए बनेगा तब जागेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहले ही सोचो कि क्यों नहीं दिया इसने बंदे ने। 1 to 30 डेज हो सकता है, कई बार बंदा डिले हो जाता है, वॉट एवर इट माइट बी द रीजन, तो पहले उसको एसएमए 0 बनेगा वो। अगर मान लो 30 दिन तक भी नहीं आता, फिर उसके बियॉन्ड क्या होगा, अगर डिले जो है, इफ द डिले इज बिटवीन 31 to 60 डेज, तो उस केस में उसको हम एसएमए 1 बोलते हैं। अगर डिले जो होता है वो 61 से 90 डेज तक का होता है ना, तो उस केस में हम उसको एसएमए 2 बोलते हैं। और अगर 90 दिन से ज्यादा का डिले हो जाएगा, तो उस केस में हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, एंड आपका फिर वो बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलो सर, ये बात तो हमें क्लियर है, ये तो हमें समझ आया कि हाँ कैसे कैसे होता है। पर ये आम लोन्स के केस में ऐसे होता है, नॉर्मल लोन्स होंगे तो ऐसे देखेंगे 90 दिन या उससे ज्यादा का समय। पर अगर मान लो दोस्तों कि ऐसा हो कि आपका जो लोन है ना, अगर मान लो एग्रीकल्चर वाला लोन, ठीक है, आपने क्रॉप लोन लिया हुआ है, एग्रीकल्चर लोन दिया हुआ है, उस केस में आपकी एनपीए की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती है। एक्चुअली पता क्या होता है, यहां पर हमारी दो तरह की क्रॉप्स आती हैं। एक होती है शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स, जैसे जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने वाली क्रॉप्स होती है ना, वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स उनको हम बोलते हैं। एक होती है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, जो मतलब बहुत लंबा टाइम लेती हैं, लगभग 1 साल लेती हैं ग्रो होने के लिए। तो अगर मान लो वो किस टाइप की क्रॉप है, उसके हिसाब से उसकी एनपीए की डेफिनेशन अलग अलग होती है। अगर वो छोटे ड्यूरेशन वाली क्रॉप है, तो यहां पर आपका अगर पेमेंट जो है, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो पेमेंट है, वो आपका ओवरड्यू रहता है फॉर 2 क्रॉप सीजन्स। और अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और अगर आपका ओवरड्यू रहता है फॉर 1 क्रॉप सीजन, तब जाके हम उस अकाउंट को एनपीए घोषित करेंगे। पॉइंट पता क्या है, एग्रीकल्चर लोन्स का लिंकेज हम टाइम के साथ ना देख के उनके क्रॉपिंग पैटर्न के साथ देखते हैं, कब उनका हार्वेस्टिंग होती है उसके हिसाब से। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉपिंग सीजन का टाइम देखा जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 1 क्रॉप सीजन का टाइम देखा जाता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करते हैं। ऐसे एनपी डिफाइन होता है एग्रीकल्चर के लिए, ऐसे बाकी सभी लोन्स के लिए जो मैंने पहले आपको बताया 90 दिन या उससे ज्यादा। ये बात आप यहां पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान में रखना, लोन ना आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं स्टैंडर्ड, और एक हो गया आपके एनपीए। स्टैंडर्ड लोन्स कौन से हैं, जो अभी एनपीए नहीं बने। स्टैंडर्ड लोन कौन से होते हैं, जो अभी एनपीए नहीं बने। एनपीए कब बनता है, 90 दिन या उससे ज्यादा समय हो चुका है। अब आप लोग एक बार सोच के बताओ, मैंने अभी आपको एसएमए 0 बताया, एसएमए 1 बताया, एसएमए 2 बताया, क्या ये स्टैंडर्ड लोन में आना चाहिए या फिर आना चाहिए आपके एनपीए के अंदर? सोच के बताओ। सर देखो, एनपीए वाले तो वो होते हैं जो 90 दिन से बाद टाइम हो चुका है। एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 में ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना, तो दैट इज वाई उनको हम स्टैंडर्ड में कैटेगराइज करते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, स्टैंडर्ड 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर अकाउंट्स, एक होते हैं आपके नॉन रेगुलर अकाउंट्स। ये क्या है रेगुलर नॉन रेगुलर? देखो, मैंने बैंक से लोन दिया, मैं बिल्कुल समय पे पेमेंट कर रहा हूं या समय से पहले पेमेंट कर रहा हूं, तो ऐसे अकाउंट को बोलेंगे रेगुलर। पर अगर मान लो मैं समय पे पेमेंट तो नहीं कर रहा, पर मेरा अकाउंट एसएमए 0 है, मतलब 1 से 30 दिन का डिले है, 31 से 60 दिन का डिले है एसएमए 1 में, या 61 से 90 दिन का डिले है एसएमए 2 के अंदर, तो देखो अभी ये एनपीए नहीं बोलेंगे इसको, ये अभी एनपीए नहीं हुआ। पर इसको रेगुलर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि रेगुलर में तो क्या होता है, टाइमली पेमेंट होती है। तो टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ, बट अभी 90 दिन भी नहीं हुए, तो उनको हम बोलेंगे, विल कैटेगराइज देम एज नॉन रेगुलर। इनको हम यहां पे नॉन रेगुलर के नाम से यहां पे जानते हैं। ठीक है, एनपीए भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं आपको यहां पे थोड़ा कंटेंट भी आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूं। ठीक है, ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं,
एक बार आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। जैसे मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मल सेक्टर लोन्स एक्सप्लेन कर दिए, कैसे आपके बैंक्स, आपके कोऑपरेटिव्स जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, अगर वो लोन दे रहे हैं तो दोज आर कॉल्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में क्या होता है, आपके मनी लेंडर्स, आपके ट्रेडर्स, आपके एम्प्लॉयर्स बिना किसी रेगुलेशन के यहाँ पे लोन्स ऑफर करते हैं, वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में आ गया। फिर क्रेडिट की अलग अलग टर्म्स होती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पे आपने लोन लिया, कोलैटरल, क्या आपने गिरवी रखा। कई बार कुछ लोन लेने के लिए कई बार चीजें गिरवी रखनी पड़ती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जमीन गिरवी रखी, गोल्ड गिरवी रखा, कोई डिपॉजिट गिरवी रख दिया, कोई ना कोई ऐसे आपने सिक्योरिटी प्लेज करी, ठीक है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ पेपर वर्क चाहिए होता है लोन अप्रूव वगैरह करवाने के लिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर रीपेमेंट कैसे करोगे, किस टाइम पे करोगे, सारी चीजें लोन के प्रोसेस में होती हैं। बाकी कोलैटरल तो आप मीनिंग जानते ही होंगे। टीजर लोन में अभी एक्सप्लेन करता हूं, बिफोर दैट एक बार ये पढ़ लो आप लोग, एनपीए की एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। एनपीए की डेफिनेशन यही है कि अगर 90 दिन से ज्यादा के लिए आपने चीजें ओवरड्यू हैं, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, तो आपका एनपीए होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में ओवरड्यू फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजंस, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए ओवरड्यू फॉर मोर देन 1 क्रॉप सीजन। बाकी एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 भी आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। बेसिकली ये वो है जो अर्ली सिम्टम शो कर रहे हैं स्ट्रेस के। अभी एनपीए बने नहीं है पर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। स्ट्रेस का मतलब यहां पे होता है कि कहीं ना कहीं कुछ दबाव है, दबाव मतलब वो एनपीए बन सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस एसेट मतलब टाइमली रिपेमेंट नहीं हो रहा, उनको बोलते हैं स्ट्रेस एसेट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन भी करी। अब इसमें एक बात और नोटिस करना, लोन अकाउंट्स के अंदर ना दो मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इन बातों को समझना। जैसे एक था स्टैंडर्ड अकाउंट, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड अकाउंट में टाइमली पेमेंट हो रही है, या अगर आप उसमें नॉन रेगुलर को देखोगे वहां टाइमली नहीं हो रही पर अभी एनपीए भी नहीं बना। सब स्टैंडर्ड एसेट में क्या होता है, अभी एनपीए है पर एनपीए अभी कम समय हुआ उसको बने हुए, 1 साल से कम टाइम हुआ है एनपीए बने हुए, उसको हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड। पर अगर मान लो एनपीए बहुत लंबे टाइम से है, अगर वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो चुका है या एनपीए बन चुका है 12 महीने से ज्यादा समय के लिए, मोर देन अ ईयर, उस केस में डाउटफुल, हमें डाउट होने लग गया है कि अब ये पैसा वापस आएगा भी या नहीं आएगा। फिर एक आता है लॉस एसेट। लॉस एसेट क्या होता है, जहां हमें एक तरह से एक आइडिया लग गया है कि भाई ये पैसा तो हमारा डूब गया है, अब तो ये पैसा पूरा डूब गया है, इसको हम बोलते हैं लॉस एसेट। मतलब समझो इस बात को, जैसे नॉर्मली पता क्या होता है, अगर 3 साल बीत जाए और पैसा वापस नहीं आए तो बैंक डर जाते हैं, उनको लगता है यार ऐसा लग रहा है पैसा डूब ही गया, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम चांस होता है रिकवरी का, उसको हम बोलते हैं लॉस एसेट। पर प्लीज ध्यान से सुनना, अभी पूरी तरह से रिटर्न ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे उसको रिकवर करने की, हम कोशिश करते रहेंगे, जितना पैसा रिकवर हो हम कोशिश करते रहेंगे, पर कहीं ना कहीं बैंकों को आइडिया लग गया है कि शायद अब ये पैसा पूरा डूब चुका है, ठीक है। कुछ एक दो प्रकार के और होते हैं, स्ट्रेस एसेट क्या होते हैं, स्ट्रेस एसेट होंगे जो आपकी एनपीए आ जाएंगे इसमें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर यहां पे रिटर्न ऑफ और रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, ये कुछ बातें करी गई हैं, इन 2-3 टर्म्स का मतलब समझते हैं। रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स क्या होते हैं, राइट ऑफ क्या होता है, वेव ऑफ क्या होता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीस टर्म्स। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग की, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। देखो कई बार बैंक पता क्या करता है, मान लेते हैं बैंक ने क्या किया, बैंक ने किसी को लोन दिया लेट्स से 12% इंटरेस्ट रेट पे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, लोन दिया था। पर कई बार ना देखो बैंक सॉरी कई बार आपके जो भी जिसने भी लिया लोन, कोई इंसान या अगर मान लो कोई संस्था ने लोन लिया, तो कई बार हो सकता है कुछ दिक्कत परेशानी आ चुकी हो, कोई जेन्युइन कोई दिक्कत हो, तो वो इतना इंटरेस्ट रेट इतने कम समय में रीपे शायद नहीं कर पाएगा। इट इज अ पॉसिबिलिटी, कई बार हो जाता है कि भाई नहीं है पैसे देने के लिए, कुछ घटना घट गई घर में या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत आ गई, तो इस वजह से वो नहीं दे पाते इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट इतने कम टाइम के अंदर पूरा पैसा रीपे। तो कई बार बैंक बोलता है कि चलो एक काम करते हैं यार, तुम लोग ठीक लग रहे हो मुझे, एक काम करो आप ना, एक काम कर दो आप 10% दे देना, 10% इंटरेस्ट रेट हम लगा देंगे और आप 7 साल में इसको रीपे कर देना। तो देखो यहां पर पता क्या किया, बैंक ने टर्म्स चेंज कर दी, कुछ लोन्स की कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें कुछ चेंज कर दी। या तो हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहां पर आपका जो ड्यूरेशन था लोन का वो बढ़ा दिया,
5 साल की जगह 7 साल कर दिया ड्यूरेशन ऑफ लोन। या फिर ऐसा भी कर सकता है कि मान लो उसने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया, इंटरेस्ट रेट उसने कम कर दिया, ताकि एक तरह से मदद हो जाए यार उसकी, मतलब ताकि ऐसा ना हो कि पैसा डूब ही जाए, ऐसा ना हो कि पूरा पैसा लेके वो डूब जाए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे देंगे रीपेमेंट करने का, सो दैट कि वो जेन्युइनली वापस कर पाए पैसा। इसको बोलते हैं लोन को रीस्ट्रक्चर करना। देखो कई बार तो जेन्युइन वजह से लोन की रीस्ट्रक्चरिंग होती है, पर कई बार पता क्या हो सकता है, कई बार कुछ गलत कारणों की वजह से भी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। गलत कारण क्यों? देखो मान लो मैं हूं एक बैंक, मैंने अपने किसी दोस्त, अपने रिश्तेदार को लोन दे रखा है। हालांकि ये अलाउड नहीं है इंडिया में बिकॉज ऑफ कनेक्टेड लेंडिंग के केसेस, आरबीआई अलाउ नहीं करता है लार्ज कॉर्पोरेट्स को खोलना, बट स्टिल मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कि मान लो मेरा कोई दोस्त है, रिश्तेदार छोड़ो, मेरा कोई दोस्त है, ठीक है। अब एज अ बैंक शायद मैं नहीं चाहूंगा ये दिखाना कि भाई ये बंदा एनपीए घोषित हो चुका है या ये बंदा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। तो कई बार बैंक्स ना गड़बड़ी जो करते हैं वो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। वो बोलते हैं कि 5 साल में रीपे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम 7 साल में कर देना, 7 साल में नहीं कर पाओगे 10 साल में कर देना, 10 साल में नहीं कर पाओगे 12 साल में कर देना। कभी एनपीए वो आएगा ही नहीं किताबों के अंदर। समझ पा रहे हो आप इस बात को? और ये आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, वी कॉल इट एज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। 5 साल में रीपे करना था, 5 साल खत्म हुए, आपने कहा चलो नहीं हुआ पे, कोई बात नहीं 7 साल में कर देना, 7 साल में नहीं हुआ फिर 10 साल, ऐसे ही बोलते हैं लोन की एवरग्रीनिंग होना। तो ये मीनिंग होता है रीस्ट्रक्चरिंग का, कि आपने शर्तें बदल दी, या तो टाइम बढ़ा दिया या आपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। दीज आर कॉल्ड एज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। सर वो तो चलो क्लियर हुआ हमें, पर वहां दो टर्म्स और थी, एक वेव ऑफ और एक राइट ऑफ। व्हाट डू दीज टर्म्स मीन, वेव ऑफ और राइट ऑफ? देखो काफी सारे लोग ना इन दोनों शब्दों को एक मानते हैं, पर भाई बहुत डिफरेंस है दोनों में। ये दोनों टर्म्स में काफी ज्यादा अंतर है, वेव ऑफ और राइट ऑफ में, प्लीज समझना इस बात को। अगर आप पुराने आर्टिकल्स देखें 2017-2018 में, तो उस टाइम के ऊपर डॉक्टर जो हमारे अरुण जेटली जी थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बहुत बात करी थी वेव ऑफ और राइट ऑफ के बारे में। एक्चुअली पता क्या होता है, उस टाइम ये बड़ा मुद्दा चल रहा था, अभी भी चलो डिस्कशन में तो आता ही है, तो इसका हमें मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। देखो कई बार आप लोगों ने सुना है कि सरकार कई बार किसानों का कर्जा माफ कर देती है। कर्जा माफ, अगर मान लो आपने कर्जा ले रखा था, आपको रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं कर्जा माफ करना। कर्जा माफ करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेव ऑफ। आपका लोन वेव ऑफ कर दिया गया है, आपको कोई वापस नहीं करना पैसा, जितना था ठीक है बस, कोई वापस नहीं करना, कर्जा माफी। ठीक है, इसको बोलते हैं बोरोअर इज नो लॉन्गर लायबल टू रीपे। बोरोअर इज नो लॉन्गर लायबल टू रीपे। इसका मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है, अब बोरोअर की कोई लायबिलिटी नहीं है, बोरोअर की कोई लायबिलिटी नहीं है पैसा वापस करने की। क्यों नहीं है लायबिलिटी? क्योंकि भाई जब कर्जा माफ कर दिया तो कहां से लायबिलिटी बनी? लायबिलिटी पहले थी, पर जब कर्जा ही माफ हो गया तो लायबिलिटी खत्म हो गई। इसको बोलते हैं लोन को वेव ऑफ करना। फिर सवाल आता है कि लोन राइट ऑफ, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? देखो वेव ऑफ में ना लोन माफ हुआ था, यहां लोन माफ नहीं होता। तो क्या होता है? देखो बैंकों की ना अपनी अपनी बैलेंस शीट्स होती हैं, बैंकों की बैलेंस शीट्स होती हैं। ठीक है, आप अकाउंट समझ लो, अगर बैलेंस शीट नहीं आप समझ पा रहे, एक्चुअली एसेट और लायबिलिटी का पूरा और इक्विटी वगैरह का इसमें होता है, तो सारा कुछ मेंशन होता है, कितने एसेट्स हैं कितने लायबिलिटीज हैं, वो सारा बैलेंस शीट में होता है। तो बैंकों की जो बैलेंस शीट्स होती है ना, अब देखो क्या हुआ कि बैंकों ने किसी को लोन दिया था, तो बैंक ने उसको कहां क्लासिफाई किया, एसेट के अंदर। पर भाई वहां से पैसा तो आ नहीं रहा, और हमने तो ये सोच के क्लासिफाई किया था एसेट के अंदर कि वहां से पैसा आएगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी कमाई का साधन होगा। कमाई का साधन तो छोड़ो, ये तो उल्टा नुकसान का कारण बन गया। तो एक्चुअली पता क्या होता है कि बैंकों की ना बुक्स काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाती हैं इससे, जो वो स्टेटमेंट सारी मेंटेन करते हैं उनमें काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो कई बार ना बैंक्स क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट को क्लीन अप करते हैं, इनको ठीक करते हैं बैलेंस शीट्स को।
कि वो जो आपका एसेट जो था ना, जो है नहीं रहा, एसेट था क्योंकि लोन दिया था पर वो रहा नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं अब तो परेशानी आ गई है, अब तो पैसा वापस नहीं आ रहा है या इंटरेस्ट भी नहीं वहां से आ रहा है। तो बैंक क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को ठीक करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ ना ये जो टैक्स लाइबिलिटी है इसको मैनेज करने के लिए। क्योंकि देखो अगर आपका वो एसेट था तो कहीं ना कहीं आपके लिए कमाई का साधन है, तो वहां पे दिख रहा होगा पर एक्चुअल में पैसा तो आ नहीं रहा आपको वहां से। तो इस चीज को ठीक करने के लिए बैंक कई बार अपनी बुक्स को क्लीन अप करते हैं। इस बुक्स के क्लीन अप को, प्रोसेस को ही हम लोन राइट ऑफ कहते हैं, कि यहां ऑफिशियल कागजों में उसको हमने दिखाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमने लोन माफ कर दिया ना, हमने लोन माफ नहीं किया, हम आज भी कोशिश करते रहेंगे उससे पैसा वापस लेने की, लोन रिकवर करने की कोशिश आज भी करते रहेंगे। बस हमने उसको कागजों में जो प्रॉपर बैलेंस शीट थी उसमें से हमने उसको थोड़ा क्लीन अप किया है। इसको बोलते हैं लोन राइट ऑफ। अब मेरा सवाल ये है कि क्या यहां बोरोवर की लायबिलिटी रहेगी या खत्म हो जाएगी? देखो वेव ऑफ में तो कर्जा माफ कर दिया था तो वहां लायबिलिटी खत्म, यहां लायबिलिटी रहेगी। बोरोवर इज स्टिल लायबल टू रीपे, बोरोवर इज स्टिल लायबल टू रीपे। अभी भी आपको यहां पे रीपे तो करना ही होगा, यू हैव टू रीपे इट, रीपे तो आपको करना ही है। ठीक है, तो ये होता है आपका राइट ऑफ। मैं क्यों बात कर रहा था अरुण जेटली जी की, क्योंकि उस टाइम ना कई बार बात हुई थी कि सरकार ने देखो कितना करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर दिया। तो अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में यही बात बोली थी कि कर्जा माफ नहीं हुआ, हमने लोन वेव ऑफ नहीं किया, हमने लोन राइट ऑफ किया है। जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का था वो लोन वेव ऑफ नहीं हुआ था, वो लोन राइट ऑफ हुआ था। उस टाइम के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज समझना आप लोग कि जब हम बात करते हैं ना स्ट्रेस्ड एसेट की, उसमें आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी आ जाएंगे, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स भी आ जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आपके रिटर्न ऑफ लोन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर आखिर ये एनपीए होते क्यों हैं, क्यों नहीं पैसा अगर बैंक ने दिया तो वापस क्यों नहीं आता? देखो एनपीए ना होने के, सॉरी एनपीए होने के ना केवल दो ही कारण है, बस दो कारण। हाँ जी बिल्कुल, दो कारण। पता क्या है? एक को बोलते हैं इनएबिलिटी टू रीपे, और दूसरा होता है नॉन विलिंगनेस टू रीपे। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? देखो पहला पॉइंट है इनएबिलिटी टू रीपे। मैंने आपको लोन दिया और आप मुझे लोन वापस नहीं कर रहे हो या इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं कर रहे हो, क्यों? हो सकता है आपके पास क्षमता ही ना हो वापस करने की। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस डूब गया, बिजनेस में पैसा लगाया, कोविड आ गया, कुछ और हो गया, आपके पास क्षमता ही नहीं रही पैसा वापस करने की, क्योंकि सारा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया था वो एक तरह से डूब गया। आपने एयरलाइन खरीद ली थी, एयरलाइन सेक्टर डूब गया मान लो, तो उसको बोलते हैं हम इनएबिलिटी टू रीपे, आपके पास पैसा वापस करने की ही क्षमता नहीं है। पर इंडिया में जो बड़ा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है वो इनएबिलिटी वाली नहीं है, वो है नॉन विलिंगनेस टू रीपे वाली। मतलब आपके पास पैसा है, आप पैसा वापस कर सकते हो, पर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है पैसा वापस करने की। देखो जो इंडिया से इतने सारे लोग भाग कर गए, ठीक है, मैं उसमें विजय माल्या जी का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा, उन्होंने इतना बढ़िया पॉडकास्ट दिया था, ठीक है, तो बहुत ही उन्होंने बता दिया कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की, तो उनका हम नाम नहीं देंगे, ठीक है, हमारा उनका बहुत रिस्पेक्ट है। बट और जो लोग हैं यहाँ पे जो देश छोड़ के भाग गए, हजारों हजारों करोड़ रुपया उनके पास था, क्या वो लोन वापस नहीं कर सकते थे जो उन्होंने एसबीआई, पीएनबी या किसी भी बैंक से लिया? बिल्कुल वापस कर सकते थे, ठीक है ना, बिल्कुल वापस कर सकते थे, पर उनके पास इच्छा नहीं थी पैसा वापस करने की। इसको हम बोलते हैं नॉन विलिंगनेस टू रीपे, और इसी चीज को हम लोग टेक्निकल भाषा के अंदर विलफुल डिफॉल्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विलफुल डिफॉल्टर, कि आप अपनी मर्जी से डिफॉल्ट कर रहे हो, पैसा है आपके पास वापस करने का, आप देना नहीं चाहते वापस, समझ रहे हो? तो ये होते हैं आपके विलफुल डिफॉल्टर्स, ठीक है। तो एनपीए के पीछे ये रीजन है। अब इनके आगे फर्दर रीजन आप खुद देख सकते हो, जैसे इनेबिलिटी के अंदर कुछ भी हो सकता है कि मार्केट रिस्क आ गया, कुछ ऑपरेशनल रिस्क आ गया, कुछ आपका बिजनेस रिस्क आ गया, इट कैन बी सो मेनी थिंग्स आर देयर, कोविड रिस्क आ गया, कुछ भी इस तरह से एक्सटर्नल सेक्टर शॉक आ गया, वो सारे रीजन हो सकते हैं।
पर ब्रॉडर आपकी कैटेगरीज आपको ये दो देखने को मिलती हैं विद रिगार्ड्स टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट के पीछे के रीजंस। अब एक डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, सर भारत में आप बताइए कि भारत में एनपीए कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? आप लोग मुझे सोच के बताओ पहले तो, क्या लगता है, हम एनपीए अभी कम चल रहे हैं या ज्यादा चल रहे हैं? द आंसर इज आज के समय एनपीए काफी कम चल रहे हैं, दे आर वेरी लो। देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों ने इस बार का इकोनॉमिक सर्वे देखा? अगर देखा अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज मैंने कुछ दिन पहले ओनली आई एक्सटेंड यूट्यूब चैनल पे लगभग 1-2.5 घंटे का वीडियो बनाया है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। प्लीज उस लेक्चर को एक बार गो थ्रू करो, उसमें ये सारी करंट अफेयर्स की डेवलपमेंट मैंने वहां कवर की। अब अगर आपने वो लेक्चर देखा ना तो मैंने आपको वहां पे बहुत क्लियरली ये समझाया था। क्या समझाया था सर? मैंने आपको ये समझाया था कि आपका जो कर्व था ना वो कुछ ऐसे था, ये जो पीक आई ना एनपीए सबसे ज्यादा पता कब थे? 2018 में, 2017 इस टाइम के ऊपर एनपीए काफी ज्यादा हुआ करते थे, 2017-18 के आसपास। बट उसके बाद भारत ने अच्छा काम किया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करने के लिए, और आज के समय एनपीए काफी कम है, 2% के आसपास हमारे यहां पे चल रहे हैं। तो बहुत बेहतर काम हुआ है। 2018 में 17 में बहुत बड़ी समस्या थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, आज के समय वो समस्या उतनी बड़ी नहीं है। आज के समय हमने काफी कंट्रोल रखा हुआ है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो चाहे आपके प्राइवेट बैंक्स हो। तो कल को आपसे पूछे कि क्या ये नंबर बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आज के समय तो वन ऑफ द लोएस्ट नंबर्स हैं हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के। एक बात और बताऊं, आप ना यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखो, 2016, 2017, 2018, 2019 एनपीए के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आज भी क्वेश्चन आते हैं पर पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम ये बहुत बड़ी भारत की समस्या थी, उस टाइम हर रोज अखबारों में ये चीजें बातें आ रही थी। आज के टाइम उतनी बातें नहीं आती। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं नहीं मैं तो पढ़ता हूं एनपीए के बारे में। हाँ पढ़ते हो, पर 2017 2018 के अखबारें पढ़ते ना, वहां रोज आती थी ये बातें, आजकल कम आती हैं। क्योंकि एनपीए आज के समय भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 17-18 में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स थी। ये बात का आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा एनपीए का मीनिंग समझते हुए। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी बुक में से देख लेते हैं। एक्चुअली आपकी बुक में ना कुछ पॉइंटर्स और लिखे हुए हैं। जैसे एक तो मैंने आपको डेटा बता दिया कि किस तरह से आपके जो एनपीए हैं वो कम हो रहे हैं, बट इट्स अ वेरी गुड साइन। दूसरी बात यहां पे हमें ना दो टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। एक टर्म आती है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, एक आती है फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसको पॉपुलरली टीबीएस प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली पता क्या था, आज के समय सिचुएशन उतनी खराब नहीं है। आज के समय मैंने आपको जैसा बताया सिचुएशन आज के समय तो अच्छी है, पर एक टाइम था जब दो ऐसे सेक्टर्स थे जो काफी बुरी हालत में थे। ये कौन सा समय बात कर रहे हो? ये वही टाइम है 2017 2018 के आसपास का। उस टाइम दो ऐसे सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स? एक है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दूसरे है आपका कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में भी एक टर्म आपको यहां पे नोटिस करने को मिलेगा, वो है ओवर लेवरेज्ड। इसका मतलब क्या है? देखो, एक है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक है हमारे कॉर्पोरेट्स। एक ना टाइम था जब हमें लगता था कि यार चलो एक काम करते हैं, खूब बैंकों ने सोचा खूब लोन दो आपके कॉर्पोरेट्स को, तो उन्होंने खूब सारे लोन दिए, बहुत लोन दिए, ठीक है। पर उम्मीद ये थी कि कॉर्पोरेट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो अगर हम बहुत ज्यादा लोन दे भी देंगे कोई घबराने वाली बात नहीं है और पैसा वापस आ जाएगा। पर अगर आप ये सोचो कि कभी मान लो कोई प्रोजेक्ट अटक गया, कोई बीच में प्रोजेक्ट रुक गया, या कोई प्रोजेक्ट किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कॉर्पोरेट को उतनी कमाई यहां पे नहीं हुई। तो क्या हुआ, जब कहीं ना कहीं पैसा दे दिया गया है इनको और उनके प्रोजेक्ट उस तरह से रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पा रहे जैसा हमने सोचा था, तो क्या होगा, कॉर्पोरेट के ऊपर बहुत ज्यादा उधारी हो चुकी है। वी कॉल देम एज ओवर लेवरेज्ड। इतना उधार हो चुका है कि वो उस उधार को चुकता नहीं कर पा रहे, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा, यहां से पैसा आता रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी,
पर जब पैसा नहीं आ रहा और उधार इतना ज़्यादा हो चुका है, उस उधार को वापस करना, उसका इंटरेस्ट वापस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है इन कंपनीज के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंकों की हालत खराब होगी। क्यों हालत खराब होगी? क्योंकि हमने इतने सारे लोन दे रखे थे इनको, वो सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने लग गए। तो एक तरफ इनकी हालत खराब, एक तरफ इनकी हालत खराब। ये है दो सेक्टर्स, इन दोनों की बैलेंस शीट्स एक टाइम पे बहुत खराब थी और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के नाम से। इसमें देखेंगे टीबीएस प्रॉब्लम रेफर्स टू द डिस्ट्रेस विच वाज फेस्ड बाय बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया, वेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर बर्डन्ड विद एनपीएस, पीएसबी के एनपीए बहुत ज्यादा थे, एंड कॉर्पोरेट सेक्टर वर ओवर लेवरेज्ड, जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर कर्जा था। इसको बोलते हैं टीबीएस प्रॉब्लम। ये टीबीएस प्रॉब्लम बहुत पॉपुलर हुई एंड इनफैक्ट ना इसके बाद में एक फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम भी लोग मतलब अक्सर डिस्कस किया करते थे। आजकल उतना दिक्कत नहीं है, बट ये टाइम भी 2018 के आसपास का ही है। एक्चुअली पता क्या था, जो आप में से जो बच्चों ने थोड़ा इकोनॉमी गो थ्रू किया होगा कभी ना कभी लाइफ में, तो 2018 में भारत के एक इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया जिसको हम लोग आईएलएफएस क्राइसिस के नाम से जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एक तरह से फाइनेंशियल आपका रियल एस्टेट सेक्टर में आपका काम करती थी फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, एनबीएफसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो वहां पर हमें देखने को मिला कि एक बहुत बड़ा इशू आया, वो पूरा का पूरा सेक्टर ही एक तरह से हमारा यहाँ पे खराब उस टाइम हो गया। वो इतना बड़ा अपने आप में जाइंट था एंड उस टाइम ये बात निकल के आई फोर बैलेंस शीट चैलेंज की। तो यहां चार एंटिटीज की बैलेंस शीट की बात करी गई। कौन सी चार एंटिटीज थी? देखो, एक तो आपके बैंक्स तो थे ही थे कि बैंकों की तो हालत खराब है ही है। दूसरी बात थी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की। तीसरी बात थी आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की। और चौथी थी रियल एस्टेट। ये सबसे खराब दौर था 2018 के आसपास का, जब हमारे पास ये चारों सेक्टर बहुत ही खराब कर रहे थे। बैंकों की हालत तो खराब थी ही थी। एनबीएफसी, मैंने कहा ना, एनबीएफसीज ने इतने ज्यादा लोन दे दिए थे कि उनको लगने लग गया था कि भाई अब हमारी हालत खराब है। एनबीएफसीज बहुत सारी डूबी उस टाइम के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मैंने जो आईएलएफएस क्राइसिस मैंने आपको बताया, वो इन्हीं को लिंक करती थी कहीं ना कहीं। फिर हमारा रियल एस्टेट सेक्टर भी हमारा उस टाइम खराब कर रहा था। तो ये चार जो आपके सेक्टर उस टाइम बुरा परफॉर्म कर रहे थे, उनको हम बोलते हैं फोर बैलेंस शीट चैलेंज, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ एक तरह से लिंक्ड भी थे। ठीक है सर, ये टीबीएस और फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम तो हमें यहां पर समझ आ चुकी है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या हम लोग कुछ स्टेप्स लेते हैं इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? आंसर इज यस। हमारे यहाँ पे बहुत बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए एंड आपका, अगर मैं बात करूं ओवरऑल बैंकों की सिचुएशन को सुधारने के लिए, कुछ इंडिया लेवल के ऊपर भी लिए गए सरकार के द्वारा या आपके आरबीआई के द्वारा, एंड कुछ दुनिया के लेवल के ऊपर भी बेसल नॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एक काम करते हैं, धीरे धीरे करके इनको हम अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं कि क्या स्टेप्स हमने लिए एंड कैसे उनका इंपैक्ट आया हमारे बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करने के अंदर। राइट, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं कि दुनिया में क्या हुआ। देखो, जब हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं ना, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें पढ़नी है वो है बेसल नॉर्म्स। देखो, स्विट्जरलैंड में ना एक शहर है बेसल के नाम से। हम लोग इंडिया में उसको बेसल बोलते हैं, पर काफी लोग उसको बासल के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, यू कैन कॉल इट बासल ऑल्सो। तो स्विट्जरलैंड में एक शहर है बासल के नाम से, वहां पर एक बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। जैसे हमने देखा था ना कि बैंकों के ऊपर कौन होता है? आरबीआई। इंडिया के अंदर जो बैंक है उनके ऊपर कौन है? आरबीआई। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। ऐसे देश, ऐसे दुनिया भर के अंदर अलग अलग सेंट्रल बैंक्स हैं। ठीक है, तो हुआ पता क्या, सेंट्रल बैंकों ने मिलकर आपस में एक बैंक बना दिया, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, स्विट्जरलैंड बासल के अंदर। अब यहां पर अलग अलग विभिन्न देशों के जो आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाना है, उसके रिगार्डिंग सारा डिस्कशन रहता है। वहीं पर आपको एक कमेटी है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS कमेटी। ठीक है, अब इन्होंने जो इतनी सारी चर्चा करी,
उसके बेस पे इन्होंने कुछ नॉर्म्स दिए। इन्होंने कहा कि बैंकों को ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए सो दैट बैंकों के फेल होने का खतरा कम हो जाए। आई रिपीट, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने क्या बताया कि अगर बैंक ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो उससे क्या होगा, बैंकों की जो हालत है वो अपने आप में थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो इन्होंने ना दरअसल में टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के जो नॉर्म्स हैं वो दिए। हमें जो पढ़ना है ना वो लेटेस्ट बेसल नॉर्म्स पढ़ने हैं। एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, हुआ पता क्या कि बेसल नॉर्म्स 3 आए, बेसल 1 नॉर्म्स, बेसल 2, बेसल 3। अब जो पुराने बेसल नॉर्म्स हैं बहुत पुराने हो चुके हैं, जैसे आपका बेसल 1 तो 1988 में आया था, तो वो सारी चीज तो अब रिडंडेंट हो चुकी हैं। हमारे लिए पढ़ने हैं जो लेटेस्ट वाले हैं बेसल 3 नॉर्म्स, कि आखिर बेसल 3 नॉर्म्स में किन बातों के बारे में जिक्र हो रखा है। दरअसल में जब हम बात करते हैं ना बेसल 3 नॉर्म्स की, तो बेसल 3 के अंतर्गत आपको 3 पिलर्स देखने को मिलते हैं। बेसल 3 नॉर्म्स में आपको 3 पिलर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना यहां पर आपके पिलर 1 की, अगर हम यहां पे बात करते हैं पिलर 1 की, तो आप यहां पे अंडरस्टैंड करिएगा जब हम पिलर 1 की बात कर रहे हैं, ये बात करता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की। किसकी बात करता है ये? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, सीएआर की। इसको आप सीआर बोल सकते हो या फिर CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, इसकी बात आप कर सकते हो। CR इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, CRAR इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो, जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना CAR का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इट इज नथिंग बट कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100%। अब प्लीज यहां पे आप बात समझना, व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म रिस्क वेटेड, सो नॉट रिस्क वेटेड एसेट, ये रेशो नहीं है, रिस्क वेटेड एसेट। एसेट आप समझते हो, बैंक ने जो लोन दिया वो बैंक के लिए एसेट है, बिल्कुल ठीक बात है। अब जो भी बैंक लोन देता है ना, उनके साथ अलग अलग रिस्क अटैच होता है। टाइप ऑफ लोन के हिसाब से रिस्क अलग अलग होता है। जैसे पर्सनल लोन्स के लिए रिस्क अलग होता है, कोई कोलैटरल वाले लोन के लिए रिस्क अलग होता है। तो हर एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोन्स के लिए रिस्क अलग होगा। तो आप पता क्या करोगे, आप लोन्स नहीं देखोगे सिंपल, आप लोन के साथ उनका रिस्क अटैच करके निकालोगे, वो निकलता है रिस्क वेटेड एसेट्स, कि जो बैंकों ने लोन दिए हो उनके साथ कितना रिस्क यहां पे अटैच्ड है। अब प्लीज सुनना मेरी बात, कैपिटल क्या है? बैंकों का पैसा, जो बैंकों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। और इनफैक्ट ये जो कैपिटल होता है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक आपका टीयर 1 कैपिटल, एक आपका टीयर 2 कैपिटल। ठीक है, कैपिटल आपका 2 प्रकार का हो गया, टीयर 1 कैपिटल और आपका टीयर 2 कैपिटल। ठीक है, इसमें टीयर 1 में क्या आता है, इक्विटी, जैसे बैंक के ओनर्स हैं उनका खुद का कोर कैपिटल जो है वो आएगा टीयर 1 में। टीयर 2 वगैरह में क्या आता है, जैसे आपकी कुछ आपका आपने कहीं से उधार लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट डेट। एक ऐसा उधार बैंक ने लिया हुआ है जो बैंक अगर डूब गया तब जाके भी वापस ना करना पड़े। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब कि बैंक डूबने में सबसे एंड में वापस करना पड़े। तो पॉइंट पता क्या है, कैपिटल पता क्या है, बैंक का एक तरह से खुद का पैसा है। अब नोटिस करो, बैंक स्टेबल पता कब होंगे, बैंक स्टेबल तब होंगे जब बैंक के पास काफी कैपिटल होगा किसी भी शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए। मान लो कल को बैंक के बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं एनपीए बन गए, बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो बैंक ने लोन दिया था वैसा वापस नहीं आ रहा, तो अच्छी बात पता क्या होगी, अच्छी बात यह होगी कि अगर बैंक के पास खुद का बहुत सारा कैपिटल हो, अगर बैंक के पास खुद का बहुत सारा कैपिटल होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा,
वो उन एनपीए जो वो पैसा नहीं वापस आया उसको भी अब्सॉर्ब करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी रहेगी। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है ना एज अ बैंक, तो कल को थोड़े बहुत एनपीए हो भी गए तो मेरी स्थिति खराब नहीं होगी। पर अगर मेरे पास ऑलरेडी पैसे की बहुत कमी है, अगर मैंने खुद का ओनर का पैसा कोई खास दिया ही नहीं हुआ, उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में क्या होगा कि बैंकों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और बैंक डूबने के कगार पे आ जाएगा। इसीलिए बेसल 3 के अंदर बात होती है जो पिलर 1 की, वो यही बात बोलता है कि जो कैपिटल कितना चाहिए एज कंपेयर टू रिस्क वेटेड एसेट। अब नोटिस करना, जितना ज्यादा ये कैपिटल होगा उतना ही बैंक ज्यादा स्टेबल होगा। समझे इस बात को? अगर ओनर्स जो बैंक के मालिक हैं, अगर उन्होंने खुद का ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, तो कल को अगर लोन एनपीए बन भी गए ना, तो चिंता वाली बात नहीं है, डिपॉजिटर का पैसा नहीं डूबेगा, उस बैंक के मालिक का पैसा डूबेगा। तो कोई इतना, तो मतलब बैंक की स्टेबिलिटी के लिए कैपिटल का जितना ज्यादा होना हो उतनी ज्यादा अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, अब पॉइंट पता क्या है, बेसल ने इसकी वैल्यू बता रखी है। अगर इसको मैं इंटू 100% बता दूं, तो बैंक के लिए बेसल ने यह बोला है कि आपका जो सीआर होना चाहिए ना, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8%, कम से कम 8% होना चाहिए बैंकों के लिए, कम से कम 8%। पर अगर हम बात करते हैं हमारे आरबीआई की, तो आरबीआई ने बोला कि नहीं, हम इसको 8% नहीं, हम अपने बैंकों को और ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए हम इसको कितना करेंगे, हम इसको 9% करेंगे। तो ये होता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो भारत के केस में किसने ये सेटअप किया हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए प्रोविजन जो है, वो आरबीआई ने बताया हुआ है कि भारत के अंदर बैंकों को कम से कम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% रखना है। बाकी 8% तो दुनिया भर के लिए बेसल ने यहां पे प्रिस्क्राइब किया है। ये है आपका पिलर नंबर 1। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहां पर आपके इसमें यहां पे मेंशन्ड भी है ये सारी बातें। आई थिंक ऊपर मेंशन होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मेंशन है तो कोई बात नहीं, आपको मैं ये जो पीपीटी है आपको एज इट इज़ मिल ही जाएगी। ठीक है, या तो आगे पीछे होगा कहीं पे लिखा हुआ, पर लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ेंगे तो नहीं, टीम वाले भी तो ऐसे लिखा तो होगा ही। पर कई बार ना आगे पीछे बस लिखा होता है कि कोई चीज़ यहाँ ना लिख के अगले पेज पे होती है या पहले वाली कोई आगे पीछे होती है, दैट कुड बी द ओनली रीज़न। एनीवेज, ये था आपका बेसल 3 का पिलर नंबर 1, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम से कम 9% होना चाहिए एज पर आरबीआई। ठीक है, बात करते हैं पिलर 2 और पिलर 3 की। देखो पिलर 2 पिलर 3 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, बट मेन हमारा पिलर 1 ही था। क्या बात करते हैं पिलर 2 और पिलर 3? पिलर 2 जो है हमारा बात करता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस की। और पिलर 3 बात करता है विद रिगार्ड्स टू डिस्क्लोजर्स। ये ना एक्चुअली पहला जो पिलर है ना वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है एक तरह से, वो आपको क्लियरली बताता है कि आपको इतना मेंटेन करना है, कम से कम 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को। पिलर 2 पिलर 3 ऐसे कोई नंबर्स की बात नहीं करते, ये बात करता है कि बैंकों को अगर ज़्यादा स्टेबल होना है ना, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पता क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो सुपरवाइजरी काम ध्यान से हो बैंकों का। कहने का मतलब जो भी रेगुलेटर्स हैं, जैसे भारत देश में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, ये आरबीआई और इस तरह से आपके जो रेगुलेटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने रिव्यू मैकेनिज्म को अपने स्ट्रेंथन करें। अगर वो रिव्यू मैकेनिज्म अच्छा होगा तो बैंकों की हालत खराब होने से पहले ही हमें एक आइडिया मिल जाएगा और बैंक फिर नहीं डूबेंगे। ऐसे अगर हम बात करें पिलर 3 की, तो पिलर 3 बात करता है डिस्क्लोजर्स की। ठीक है, डिस्क्लोजर कह सकते हो या आप इसको मार्केट डिसिप्लिन भी कह सकते हो, कि जो भी आपके बैंक्स है ना, दे शुड मेड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, उनको अपना जो जानकारी है वो साझा करनी चाहिए। ठीक है, स्टेक होल्डर से। कई बार क्या होता है बैंक ना जानकारी साझा नहीं करते, उस वजह से बैंकों की हालत कितनी खराब है कितनी अच्छी है इसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाती। पर अगर हमने ऐसा किया हो, हमने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स किए हों, तो वो हमें मदद करते हैं।
तो इस तरह से पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 आपको देखने को मिलेगा विद रिगार्ड्स टू आपका बेसल नॉर्म्स। ठीक है, 3 पिलर्स हैं बेसल नॉर्म्स के। हालांकि ये पिलर्स जो थे वो बेसल 2 में ही आगे थे, आगे हमने फर्दर इसको कंटिन्यू किया और इनको स्ट्रेंथन किया गया है। बट कुछ और बातें भी हैं जो बेसल ने यहां पे बोली हैं कि बैंकों की स्टेबिलिटी के लिए। देखो, एक बात जो बेसल बोलता है ना, वो बोलता है रिगार्डिंग लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। प्लीज समझना इसका मतलब कि आखिर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है। बैंकों के ऊपर कई प्रकार के रिस्क आ सकते हैं, उनमें से एक रिस्क बैंकों के ऊपर आ सकता है लिक्विडिटी रिस्क। क्या होता है लिक्विडिटी रिस्क का मतलब? कि बैंकों के पास पैसा ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हो, आप एक दिन बैंक के पास पैसा जमा कराने गए, सॉरी पैसा निकलवाने गए। आपने अपने पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ था, आप पैसा निकलवाने गए बैंक से, और आपने जाके पता क्या रियलाइज किया कि बैंक वालों ने आपको बोला कि नहीं नहीं हमारे पास पैसे ही नहीं है। ये खतरा आ सकता है बैंकों के ऊपर। कई बार हम इसको अगर बहुत बड़े स्तर पे हो जाए ना, वी ऑल्सो कॉल इट द सिचुएशन ऑफ बैंक रन। इसको फिर हम बैंक रन के नाम से भी जानते हैं कि बैंकों के पास से बहुत सारे डिपॉजिटर पैसा निकालना चाह रहे हैं पर बैंक के पास पैसा ही नहीं है, उसको बैंक रन बोल देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का, ये क्या बोलता है कि कैसे इंश्योर करें कि बैंक को स्टेबल रहे इन टर्म्स ऑफ लिक्विड रिस्क, ये प्रकार का रिस्क उनके ऊपर ना आए। तो यहां पर बेसल ने उनको ये बोला है कि आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की वैल्यू चेक करनी है। क्या होती है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की वैल्यू? देखो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, चिंता नहीं करनी वर्ड्स देख के, डिवाइडेड बाय टोटल कैश आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड ओवर नेक्स्ट 30 days। टोटल कैश आउटफ्लो इन नेक्स्ट 30 days। देखो, बैंकों के पास बहुत सारा डेटा होता है, उनको एक रफ आइडिया होता है कि अगले 1 महीने के अंदर कितना पैसा बैंकों से बाहर जाएगा, उसको हम बोलेंगे टोटल कैश आउटफ्लो। अगले 1 महीने का अनुमान होता है कि अगले 1 महीने में कितना पैसा बैंकों से बाहर जा सकता है, कितना लोग पैसा निकलवाएंगे एक्सपेक्टेड। अगर मान लो ये वैल्यू आती है 100 करोड़ की, 100 करोड़ पैसा बाहर निकलेगा, तो भाई बैंकों के पास कम से कम 100 करोड़ तो होना ही चाहिए सो दैट कि वो यहां पे इनकी डिमांड को मीट कर पाए। बिल्कुल। तो यहां पर बेसल ने ये बोला है कि आपके पास ना HQLA हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होने चाहिए। क्या होते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स? इसमें आपका गोल्ड आ गया, आपका कैश आ गया, आपकी कुछ सिक्योरिटीज आ गई जिनको बहुत आराम से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी चीजें जिसको कैश में कन्वर्ट करवाना बहुत आसान है, आपको वो मेंटेन करने होंगे, उनको हम बोलेंगे हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। और जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे ना, जब आप इनकी रेशो निकालोगे इनटू 100 करके, तो वो नंबर आना चाहिए मोर देन इक्वल टू 100%। ये इससे बड़ा आना चाहिए। अगर ये नंबर इससे छोटा है, कहीं ना कहीं बैंक के ऊपर एक लिक्विडिटी का बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। तो बेसल नॉर्म्स ने यह भी प्रिस्क्राइब किया है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो 100% से ज्यादा होनी चाहिए। कम होगी तो बैंकों के ऊपर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिस इज फाइन। कुछ बातें बैंकों के कॉन्टेक्स्ट में और भी बोली गई हैं, राइट? जैसे एक ये बात करता है आपके लेवरेज रेशो की भी। ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि एक बैंक का टीयर 1 कैपिटल कितना है। टीयर 1 में आपको बताया ना, जो बैंक का कोर कैपिटल होता है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोजर, टोटल लोन के कॉन्टेक्स्ट में उसका कितना टीयर 1 कैपिटल है। राइट, ये आएगा यहां पे लेवरेज रेशो में। और यहां पे इसको बोला गया है कि आपको ये मिनिमम 3% यहां पे मेंटेन करना है। यू नीड टू मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 3% इन दिस केस।
क्या ये बात समझ पाए? इज इट ओके? ये है आपका लेवरेज रेशो, टोटल एक्सपोजर के हिसाब से टीयर 1 कैपिटल, उसको बोलते हैं हम लेवरेज रेशो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ये बात भी सर क्लियर है? ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक चीज और बोली गई है बेसल के द्वारा, वो है आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर। आई नो थोड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, पर इन पे क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो आप रियलाइज करोगे बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। कोई मुश्किल क्वेश्चन आया ही नहीं यहां से, सिर्फ इनका मीनिंग पूछता है कि इनका मीनिंग क्या होता है। क्या होता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर? देखो देखो, जैसे ना हम अपने घरों की बात करते हैं, हम अपने घरों में क्या करते हैं, जब हमारे घर में अच्छा समय चल रहा होता है ना, तो आपकी जो मम्मी होती हैं वो कोशिश करती हैं कि कुछ पैसा बचा के रखो। ये जो पैसा हम बचा के रख रहे हैं ना, ये कल को मुश्किल समय में काम आ जाएगा। कल को कोई घर में किसी की बीमार हो गया, कुछ और परेशानी आ गई, तो पैसा वहां पे काम आ सकता है। अब पॉइंट आता है ना, बैंकों की हालत खराब होने का एक बड़ा कारण पता क्या होता है, कि जब सिचुएशन बढ़िया होती है ना, तो बैंक भर भरा के लोन देते हैं, बहुत ज्यादा लोन देते हैं। अब आज के समय बहुत ज्यादा लोन दे दिए, जब बुरा समय आया तो बैंकों की हालत खराब होगी। सोचो अगर बैंकों ने पहले से ही पैसा बचा के रखा होता कि कल को कोई ऐसा समय आए तो वहां पर हम इस पैसे का इस्तेमाल कर लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि बैंक स्टेबल होने के चांसेस ज्यादा है? बिल्कुल। तो यहां पर बेसल ने बोल रखा है कि बैंकों को एक बफर बना के चलना है, जिसका नाम है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। इस बफर का इस्तेमाल कब होगा? व्हेन देयर आर वेरी हैवी लॉसेस। हैवी लॉस होगा तो उस टाइम के ऊपर यहां पर ये बफर का जो बना रखा है ये काम आ जाएगा उस लॉस को कवर करने के लिए। उसको बोलते हैं हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो यहां पे बेसल ने अलग अलग बातें करी हैं। ये कितना होना चाहिए? ये 2.5% होना चाहिए ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा ना कि बेसल ने 8% बोला था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, उसमें 2.5% जोड़ दोगे तो ये 10.5% आ जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई ने 9 प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उसमें आप 2.5% जोड़ दोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 11.5%। तो इस तरह से ये 11.5% यहां पे हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये चीजें ऐसे आपकी यहां पे काम करती हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? ये हो गया हमारा बेसल नॉर्म्स के रिगार्डिंग। इसके बाद एक ऐसी चीज पढ़ते हैं जो काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करती है, बट मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं आसान भाषा में उसको समझा पाऊं। देखो, एक हमने एक स्टेप लिया 2016 में जिसका नाम है आईबीसी कोड। ठीक है, पहले एक बार इसको समझ लेंगे, फिर मैं इसका आपको कंटेंट भी है एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीसी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है वो भी एक तरह से दिवालिया होना होता है, बैंक्रप्सी का कोड, बैंक्रप्सी का मतलब भी दिवालिया होना होता है। पर पॉइंट पता क्या है, इंसॉल्वेंट हम किसी को भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पैसे लिए थे और मैं पैसा नहीं रिटर्न कर पाया तो मैं इंसॉल्वेंट हुआ। पर जो बैंक्रप्सी है ना, ये एक लीगल टर्म होती है, ये कोई ना कोई घोषित करता है कि आप बैंक्रप्ट हो चुके हो। अब मान लो, अभी मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा किसके लिए एप्लीकेबल होता है आईबीसी, सबके लिए नहीं होता, पर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से पहले समझेंगे। मान लो कि लेट से एक डिफॉल्ट हो चुका है। डिफॉल्ट का मतलब कि मान लो एक कंपनी जिसने उधार लिया था, अभी कंपनी के एग्जांपल समझा रहा हूं, कंपनी जिसने उधार लिया था वो पैसा नहीं रिटर्न कर पा रही। ठीक है, क्या हम उसको वहीं पर बेच दें? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आईबीसी कोड में क्या होगा, सबसे पहले एक पिटीशन जाएगी। वी विल बी फाइलिंग अ पिटीशन। किसके सामने जाएगी पिटीशन? ये पिटीशन जाती है आपकी एनसीएलटी के सामने। अगर कंपनी है ना तो कंपनी के लिए जाएगी वो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। उसके पास जाएगी पिटीशन। ठीक है, अर्जी जाएगी एक तरह से कि यहां पे देखो ये डिफॉल्ट हुआ है। ये पिटीशन चाहे तो आपके क्रेडिटर भी कर सकते हैं और डेटर भी कर सकता है, जिसने उधार लिया वो भी या जिसने उधार दिया वो भी। और प्लीज ध्यान सुनना, यहां उधार देने वाले भी दो तरह से होते हैं। एक होते हैं आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और दूसरे होते हैं आपके
ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। एक होंगे कौन से? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, और दूसरे होंगे अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अर्थ क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर की, मान लो मैंने आपको उधार दिया, तो मैं आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं क्योंकि मैंने आपको पैसे उधार दिए थे। ऑपरेशनल क्रेडिटर पता क्या होता है? जैसे मान लो आपकी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, मैंने आपको कपड़ा उधार दिया था कि ठीक है आज कपड़ा उधार ले लो, बाद में आप पैसा रिटर्न कर देना। यहां पैसा उधार नहीं दिया गया, यहां कपड़ा उधार दिया गया, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो उधार देने वाले भी या तो पैसे उधार देने वाले हो सकते हैं, या फिर कुछ उन्होंने रॉ मटेरियल, कुछ इस तरह के सप्लाई कुछ उधार दिया होगा। तो चाहे तो आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हों, चाहे आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर हों, या डेटर भी क्यों ना हो, वो जाके एनसीएलटी के पास अर्जी दे सकते हैं कि देखो भाई डिफॉल्ट हो चुका है। अब सबसे पहले एनसीएलटी क्या करेगा? सबसे पहले एनसीएलटी चेक करेगा कि भाई इस पिटीशन को हम एक्सेप्ट करें या फिर इसको रिजेक्ट करें। देखो, अगर लगेगा कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है इस पिटीशन के अंदर, तो वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। वो रिजेक्ट हो जाएगी तो केस खत्म, वहीं केस बंद हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। अगर अगर कुछ फर्जी एप्लीकेशन है तो केस वहीं बंद। पर अगर मान लो दोस्तों यहां पर आपका एक्सेप्ट हो गया ना, तो यहां पर फिर काम शुरू होगा। कैसे काम शुरू होगा? एनसीएलटी यहां पर एक बंदे को अपॉइंट करेगी जिसका नाम होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईपी बोलते हैं हम इसको। एनसीएलटी करेगी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईपी, इसको यहां पे अपॉइंट किया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा। ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा है जिसको ये सारा काम देखना आता है। तो वो क्या करेगा? जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जहां जहां से उधार लिया गया है, उन सब का पूरा लेखा जोखा इकट्ठा करेगा, उनको कलेक्ट करेगा, एंड उनको कलेक्ट करके एक कमेटी बनाएगा जिसका नाम होता है क्या? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो सीओसी बोलते हैं इसको, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी क्योंकि जिन्होंने उधार दिया हुआ है ना, उनका एक समूह, उनका एक कमेटी बन चुकी है, उनका एक ग्रुप बन चुका है। ठीक है, अब देखो क्योंकि इन लोगों ने उधार दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं यही सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। तो ये जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है ना, ये आगे क्या करेगी? यहां पर देखो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो बंदा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इसी को ही कंटिन्यू करो, या चाहे तो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक अलग से भी लगाया जा सकता है जो पूरा ये काम देखेगा। चाहे तो उसी को कंटिन्यू करें या एक नया बंदा भी अपॉइंट करें। पर पॉइंट पता क्या है? इसके बाद जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा। क्या बनाएगा? रेजोल्यूशन प्लान। क्या मतलब रेजोल्यूशन प्लान का? देखो, कंपनी ना, अगर मान लो कंपनी डूब गई है, या मान लो कंपनी की हालत खराब थी, कंपनी रिटर्न नहीं कर रही पैसा, तो फोकस डायरेक्टली इस पे मत करो कि कंपनी को बेच दो। पहले कोशिश करो क्या कोई तरीका है कि कंपनी को वापस खड़ा किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन प्लान। तो एक रेजोल्यूशन प्लान यहां पे बनाया जाएगा, ठीक है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा। एंड वो प्रेजेंट होगा सीओसी को, सीओसी के सामने वो प्लान को रखा जाएगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर के सामने उस प्लान को रखा जाएगा कि देखो यार कंपनी को ना ऐसे करके हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं, सुचारू ढंग से उसको चलाया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो प्लान इनके सामने आया, अब डिस्कशन होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी कि क्या ये प्लान सही है या ये प्लान गलत है। अगर तो दोस्तों ये प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया, जो भी प्लान आपका सीओसी को दिया गया, तो क्या होगा? उस केस में अगर ये प्लान एक्सेप्ट हो गया तो इसको फिर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी प्लान मेंशन था। अगर वो प्लान रिजेक्ट हो गया कि नहीं नहीं ये प्लान सही नहीं है, तो क्या करेंगे? कंपनी को बेच दिया जाएगा, एंड बेचकर जितना पैसा मिलता है उतना पैसा रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। ये अप्रूवल कैसे होगा? 66% बाय वोट। ठीक है, 66% कम से कम मिलने चाहिए, तब जाके ये प्लान एग्जीक्यूट होगा। अगर उससे कम है तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा, फिर कंपनी को बेच देंगे। तो पॉइंट पता क्या है? हम डायरेक्टली यहां कंपनी को बेच नहीं रहे,
हम एक कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कंपनी को हम वापस एक तरह से खड़ा कर सकते हैं। इज देयर अ प्लान, इज देयर अ वे टू रिजॉल्व इट? अगर है तो पहले उसकी कोशिश करो, नहीं हो रहा तब जाके कंपनी को आप बेचो। ठीक है, तो प्रॉपर ऐसे प्रोसेस होता है। तो एनसीएलटी यहां पे क्या करेगा, आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा, वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। वो कमेटी जो होगी उसके सामने एक प्लान आएगा बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एंड वो अगर प्लान सीओसी एक्सेप्ट करती है तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर नहीं एक्सेप्ट करती है वो, तो फिर कंपनी को लिक्विडेट यहां पे किया जाएगा। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स। अब इसकी कुछ खास बातें जो है ना, हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की आखिर जो खास बातें हैं वो क्या है। देखो प्लीज जरा फोकस करेंगे। पहली चीज, ये जो सारा मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये दरअसल में टीके विश्वनाथन बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी थी, उन्होंने सुझाव दिया था, उनके रिकमेंडेशन के ऊपर ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आता है। और इनका कोशिश ये थी कि एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर ये पूरा काम, किसके अंदर हो, टाइम बाउंड मैनर। देखो इंडिया में ना एक बात बोली जाती है कि भारत में कंपनी शुरू करना मुश्किल है, भारत में कंपनी बंद करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो होता पता क्या था कि ये सारा काम करते कराते बहुत लंबा टाइम लगता था आईबीसी से पहले। पर हमने बोला नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, हमें टाइम बाउंड मैनर के अंदर इसको करना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि हमें जो काम होता है ना, ये 180 दिनों में काम कंप्लीट करना है, 6 महीने के अंदर। पर 3 महीने का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, 270 डेज तक, मतलब 90 दिन और एक्सटेंड हो गए। पर अगर हम सारा प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सारा आपका पूरा प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो द एंटायर प्रोसेस शुड गेट कंप्लीट विद इन अ पीरियड ऑफ 330 डेज। तो लगभग 330 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सवाल आता है कि क्या हो रहा है ऐसा? आंसर इज, देखो 1 साल 1.25 साल लगता है रफली ऑन एन एवरेज आज के समय, बट ये पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया है। हालांकि हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, पर पहले के मुकाबले तो हमने बहुत यहाँ पे तेजी यहाँ पे दिखाई है। एक बात और ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए एप्लीकेबल है जहां पर कम से कम डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए का हुआ। पहले दोस्तों ये लिमिट जो थी ना वो 1 लाख रुपए की थी। पहले आपकी बुक्स में, कुछ बुक्स में हो सकता है 1 लाख लिखा हो, पर वो पुरानी लिमिट थी। आज के समय ये लिमिट जो है वो 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ कम से कम होना चाहिए, तभी आईबीसी वाला सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा। इसमें जो विलफुल डिफॉल्टर है वो नहीं होते। विलफुल डिफॉल्टर मतलब जो मर्जी से आपने डिफॉल्ट किया। प्लस इसकी जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है, मैंने आपको बता दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। इंडिविजुअल्स के लिए वो आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलरली ये जो केसेस को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आईपीएस की, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की। आपकी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होती हैं, जो इंफॉर्मेशन वगैरह अगर कमी है उसकी, तो उस इंफॉर्मेशन को इंश्योर करती हैं कि सारे स्टेक होल्डर के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचे। फिर रेगुलेशन कौन करता है पूरा का पूरा इसका, वो है आपका आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम करता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही है बेसिकली, जो कि 2016 आईबीसी के अंतर्गत यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, ये सारे मेंबर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, बाकी मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का। बेल इन का मतलब होता है बैंक अपने डिपॉजिट का इस्तेमाल करके खुद को स्टेबल कर ले, और बेल आउट का मतलब होता है बाहर से पैसा, सरकार की तरफ से मान लो पैसा मिल रहा है, उसका पैसे का इस्तेमाल करके वो अपने आप को रेस्क्यू करे, इसको बोलते हैं बेल आउट। ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर है। अब एक बात और हमें पता होनी चाहिए, वो है आपकी बैड बैंक के बारे में। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो एक बैंक का फंडामेंटल काम क्या है, एक बैंक का फंडामेंटल काम है लोन देना। दैट इज द प्राइमरी पर्पस, टू गिव लोन। अब बैंक अगर लोन देगा, उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, है कि नहीं? पर हमें ऐसा नोटिस करने को मिलता है कि जो एक बैंक होता है ना, कई बार वो बहुत ज्यादा फंस जाता है। किस चीज में भाई, यही सब कामों में, पैसा रिकवर करने में। जो पहले उसने लोन दिए थे वो एनपीए हो गए हैं, तो बैंक का बहुत सारा टाइम ना इस एनपीए को रिकवर करने के ऊपर चला जाता है, जिस वजह से बैंक अपने फंडामेंटल काम, लोन देने वाले काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। पूरा ध्यान इधर है तो यहां कैसे ध्यान आएगा, राइट? ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं।
तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? देखो इसका सोल्यूशन पता क्या है? इसका सोल्यूशन है एक बैड बैंक। क्या करेगा बैड बैंक? देखो नाम भले इसका बैड है पर काम इसके अच्छे हैं। क्या है इसका काम? इसका काम यह है कि जो भी बैंकों के एनपीए है ना, जो भी बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उनको ये खरीदने की कोशिश करेगा। मान लो लेट्स से 100 करोड़ का बैंक ने किसी को लोन दिया था, तो बैड बैंक बोलेगा कि भाई तुम मुझे बेच दो ये लोन। मान लो 60 करोड़ का लोन बेच दिया। अब बैड बैंक पता क्या करेगा? उस पैसे को रिकवर करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैड बैंक की स्पेशलाइजेशन इसी चीज में है। अब नोटिस करो बैंक फिर क्या कर सकता है भाई? बैंक का ध्यान जब इधर नहीं बचेगा तो बैंक अपना मेन काम जो है लोन देने का उसके ऊपर ध्यान देगा। तो बैंकों के एनपीएस थे, बैड बैंक उन एनपीएस को खरीद लेगा एक डिस्काउंट के ऊपर, इसको हेयर कट भी बोल सकते हो। एंड क्या करता है? उसको फिर रिकवर करने की कोशिश करता है। इसका काम आता है लोन देने का, तो ये लोन देने के काम पे फोकस करे। बैड बैंक को आता है रिकवर करना, तो वो रिकवर के करने के प्रोसेस के ऊपर काम करे। कई स्टूडेंट्स को डाउट आएगा, सर अगर इसने 100 करोड़ का लोन दिया था तो ये 60 करोड़ में कैसे मान गया? भाई देखो बैंक के लिए तो 100 करोड़ ही डूब चुका है एक तरह से। वो तो उसको लग रहा है कि यार पैसा शायद आएगा ही नहीं, तो यहां पर 60 करोड़ भी आ रहा है, एटलीस्ट बैंक को कुछ पैसा तो मिला। दूसरी बात, बैंक अपने मेन काम के ऊपर ध्यान दे पाएगा। तो बैंकों से जो आपके बैड लोन्स खरीदता है ना, उसको हम बोलते हैं बैड बैंक। भारत में 2021 में ये आया। हालांकि हमारे पास एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं, एआरसीज, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। वी ऑलरेडी हैव एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये भारत में ना एक 2002 में एक्ट आया था, सारफेसी एक्ट। उस सारफेसी एक्ट से क्या हुआ? भारत में एआरसी बनने की स्टार्ट हुई। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो हुआ पता क्या? बैड बैंक पता इंटरेस्टिंग पता क्यों है? क्योंकि यहां पर आपके दो इंस्टीट्यूशंस हैं। कौन से दो इंस्टीट्यूशंस? एक है आपका, पहले इसका फुल फॉर्म पढ़ लो एक बार। बैड बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड टू बाय बैड लोन फ्रॉम अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको रीस्ट्रक्चर करे, लॉसेस को अब्सॉर्ब करे एंड बैंकिंग सेक्टर को मदद करे अपनी बैलेंस शीट को साफ करने के लिए। राइट क्या होते हैं बैड बैंक के अंदर? यहां बैड बैंक के दो हिस्से हैं, प्लीज सुनना। पहला हिस्सा है आपका बैड बैंक का NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये NARCL जो है ना, ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ताकि ये बैंकों से खरीद सके, बैंकों से लोन खरीद सके। ठीक है, इसका काम ना बैंकों के साथ डील करना है, बैंकों के साथ बातचीत करना है ताकि कम रेट के ऊपर वो लोन खरीद सके। ये NARCL का काम है। ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स और गवर्नमेंट के बीच का ज्वाइंट वेंचर है। पर इसका जो सेकंड वाला पर्पस है ना, सेकंड वाला आपका इंस्टीट्यूशन है, वो है आपका IDRCL, इंडिया डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। वो काम था पिछले वाले का, NARCL का काम था बैंकों के साथ डील करना। IDRCL का काम है, ये कहीं ना कहीं क्या करेगा? इसकी ऑपरेशनल आर्म है, ये काम करेगा रिकवरी का, ये काम करेगा कि कैसे यहां पे इन चीजों को मैनेज करना है, कैसे रिजॉल्व करना है। NARCL ने क्या कर दिया? NARCL ने बैंकों से लोन खरीद लिए, पर उस लोन का करना क्या है वो देखेगा IDRCL। जैसे मान लो आपने बोला कि भाई विजय माल्या से कुछ पैसे लेने थे, ठीक है, तो क्या करें? क्या करें? तो अब यार ये काम बैंक को नहीं आता, बैड बैंक ने उससे हो सकता है लोन खरीद लिया। अब लोन खरीदा कितने में? वो NARCL ने डील किया। IDRCL क्या करेगा? उस होटल का क्या करना है अब आगे? क्या करना है उस होटल का आगे, या फिर उस पैसे का क्या करना है? जो जो हमने पैसा दे दिया वो कैसे रिकवर करें? होटल है तो होटल का क्या करें? होटल चलाएं या कैसे करें? वो सारा कैसे उनका वैल्यू इंप्रूव करनी है उन एसेट की, कुछ उसको आगे बेचना है, उसको लीज पे देना है, क्या करना है, वो सारा काम IDRCL देखेगा। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्या करेगा? बैंकों के साथ डील करेगा। इंडिया डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्या करेगा? ये उनको रिकवर करने का, उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज करने का यहां पे काम करेगा। तो ये है आपका बैड बैंक। इन दोनों का कंबाइन करके हम यहां पे इसको बैड बैंक यहां पे बोलते हैं। ठीक है, हाँ। बाकी कुछ चीजें और भी हैं यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे मेंशन है, और छोटी मोटी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। जैसे मैंने वहां पे बताया था ना, NCLT था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनीज के लिए। उस तरह से इंडिविजुअल्स के लिए आपके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाँ, एक बात और भी है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, PCA फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको। देखो अगर मान लो कोई बैंक की हालत खराब है ना, तो RBI उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। पहले तो आपका सवाल आएगा, सर पता कैसे लगेगा बैंक की हालत खराब है? देखो, अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो उसका कम है उस बैंक का, लेवरेज रेशो कम है उस बैंक का, ग्रॉस NPA
उसके या नेट एनपीए मतलब उसके अगर मान लो ज्यादा है, नेट एनपीए अगर मान लो उसको ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम है, कहीं ना कहीं ये दिखाएगा ना कि बैंकों की हालत खराब है, कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम है तो कहीं ना कहीं बैंकों पे खतरा है, लेवरेज रेशियो कम होना मतलब बैंकों का खतरा, उस तरह से एनपीए ज्यादा होना ये भी एक चिंता वाली बात है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होना ये भी चिंता वाली बात है। अगर बैंकों में ये सारे नंबर्स कम आ रहे हैं तो ऐसे बैंकों को आरबीआई क्या करेगा, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। कैसी रिस्ट्रिक्शन? हो सकता है वो अपने ओनर्स को डिविडेंड ना दे पाए, हो सकता है वो नई ब्रांचेस ना खोल पाए, हो सकता है कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लिया जाए। इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कि आप अपने तरीके को जल्दी से जल्दी सुधारो वरना हम आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ पेनल्टीज लगाएंगे। इसी को हम बोलते हैं पीसीए फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ऐसे बैंक जो कहीं ना कहीं कैपिटल रेशियो मतलब जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करी, एसेट क्वालिटी मतलब नेट एनपीए का ज्यादा होना, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होना, अगर कुछ ऐसा होता है ना तो उनके ऊपर कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। एंड इनफैक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए पहले सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क होता था, अब उनके लिए भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यहाँ पे आ चुका है। तो देर आर सो मेनी स्टेप्स जो हमने लिए हैं, इसके अलावा भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, पर ये वो स्टेप हैं जो कहीं ना कहीं पीछे रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। अब एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो, पर जो इंपॉर्टेंट बातें थी रिगार्डिंग एनपीएस जो हमें पता होनी चाहिए थी, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम उनको कुछ हद तक ठीक किया है, ये सारी बातें हमने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप एक बार पीवाईक्यूज गो थ्रू करना इसके, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।